खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में एक मरतबा फिर से। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू मौजूद हैं एफपीआर में, लेकिन ख़ास बात यह है कि उन्होंने सीएसएस टॉप किया है दिस ईयर। तो आज हम बात करेंगे उनके बारे में, तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा हम बात करेंगे सीएसएस के हवाले से कि किस तरह से इसको एक जिन भी बनाया हुआ है बहुत से लोगों ने, बहुत एक डर जो है वो फैटा हुआ है कि सीएसएस पता नहीं क्या बला है। सो वो क्या बला है, क्या क्या टैक्टिक्स होते हैं, थोड़ी सी चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है उस्मान घुमन साहब। उनसे अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, क्या हाल चाल है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू एंड सीएसएस टॉप करना इज अमेजिंग। मतलब इट्स द वर्ल्ड बेस्ट फीलिंग आई थिंक कि आप एकेडमिकली सीएसएस टॉप कर रहे हैं और उसमें आप एक प्रोमिनेंट पोजीशन ले रहे हैं। हाउ डज इट फील? इट्स अ रियली गुड फीलिंग, बट द बेस्ट फीलिंग इज व्हेन यू tell your parents that you have done it, and you see their expression, their reaction. That is because of you. So that is the real feeling, that is the real achievement, I must say. और मेरे ख्याल से उनकी दुआएं और उनकी सपोर्ट जो है वो औलाद के साथ, पेरेंट्स की दुआएं और सपोर्ट के साथ, जब उनको पता लगता है कि उनके बच्चे कामयाब हैं तो बड़ी एक नेचुरल सी खुशी होती है। अच्छा उस्मान, आपने 2011 में भी किया था सीएसएस, और उस वक्त भी आप क्लियर कर गए थे, रीअपीयर क्यों हुए? देखिए, I was allocated an Inland Revenue Service, which is a very prestigious service. It comes under FPR. We basically collect taxes and we administer taxes. But the thing is, FPR is a very technical service. It focuses on accountancy and technical skills. However, administrative service, in which I'm allocated in right now, it has a very broad horizon, it has a very wide horizon. You get to work in various different government organizations of varied nature, and you get a lot of experiences, administrative experiences. तो जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो बहुत ही confined है in as far as taxes are concerned. लेकिन जो DMG या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है जिसमें मेरी अभी एलोकेशन हुई है, उसका होराइजन बहुत वाइड है. They work in field, assistant commissioner, coordination officers. They work in secretariat as secretaries in provincial and federal governments. So यहाँ पर जो experiences हैं या यहाँ पर जो opportunities available हैं पाकिस्तान administrative service में, वो ज़्यादा हैं as compared to inland revenue service. लेकिन दोनों services prestigious हैं. हाँ. It's like apples and oranges. You can compare them. हाँ, सही है. So आपका अपना भी होता है कि आप उसको switch करना चाह रहे हो या कुछ और लेना चाह रहे हो. बिल्कुल सही. पहले जब attempt की, दोबारा जब attempt की, दोनों को अगर हम compare करें तो कैसे वो पूरा एक सिलसिला चला? बहुत ज़्यादा difference है. First I was a graduate out of college. I didn't have any experience. Graduation करके मैंने attempt ली. I wasn't very mature. मेरे आइडियाज़, मेरा वर्ल्ड व्यू, मेरे ओपिनियन इतने मेच्योर नहीं थे. मेरी 80 पोजीशन आई पाकिस्तान में. आई गॉट एलोकेटेड इन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस. उसके बाद मेरी ट्रेनिंग हुई, मैंने सर्विस कंटिन्यू की, लेकिन सर्विस में आके मैंने बहुत सीखा. आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वेरिड नेचर. फील्ड में मैंने काम किया, और जो फील्ड आपको सिखाती है या जो जॉब सिखाती है, रियल लाइफ सिखाती है, वो एक्चुअल लर्निंग होती है आपकी लाइफ की, वो आपकी एक्चुअल ग्रूमिंग होती है. और यही फ़र्क था कि पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और मेरा वो रिजल्ट नहीं आ सका. इस बार आई गॉट 30 डेज ऑफ फ्रॉम वर्क. मुझे 30 दिन की छुट्टी मिली थी. अच्छा. और ये सारी प्रिपरेशन मैंने उसमें की थी. आपके ऑफिस में पता था कि आप री-अटेम्प्ट कर रहे हैं? जी, ऑब्वियसली व्हेन यू टेक लीव you have to tell why you taking leave, and you have to get a departmental permission also. ठीक है. So my office knew, my commissioner was very helpful in this regard. She facilitated me a lot, और she gave me 30 days off from work. उसमें मैंने ये preparation की, and but what I did was I focused on the important things, the relevant things. लोग usually ये करते हैं कि उनको शायद आइडिया नहीं होता सीएसएस का, उनको ये नहीं पता होता कि किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है. वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गलत डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे दे गेट डिसअपॉइंटेड. सो सीएसएस में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कुछ चीज़ों को आपको प्रायोरिटाइज़ करना है ऑन अदर्स. क्योंकि जब आप रिजल्ट देखते हैं, जब आप एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट आता है, आप देखते हैं कि इंग्लिश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीएसएस. और उसमें अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, उसको आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो you get nothing. You get if you get. For example, for instance, अगर मैं आपसे कुछ एक दो पॉइंट्स पूछूं कि ये चीज़ें जो हैं वो फोकस्ड होनी चाहिए, और इन चीज़ों पर मेहनत होनी चाहिए, लेकिन उस तरह से मेन फोकस नहीं होना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट अंग्रेज़ी है, इंग्लिश, बिकॉज सीएसएस कंसिस्ट ऑफ 1500 मार्क्स. उसमें से 1200 मार्क्स रिटन किए हैं, और वो रिटन सारा इंग्लिश में होता है. ठीक है. अनलेस यू हैव अ वेरी गुड एक्सप्रेशन, यू राइट वेरी गुड इंग्लिश, आप
CSS में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है। और अनलेस यू कन्वे योर आइडियाज़ इफेक्टिवली, तो आप ऐसे में या प्रेसी का जो पेपर या ग्रामर का पेपर है उसमें शायद अच्छा स्कोर ना कर सकें या उसमें फेल हो जाए। तो फोकस करने की ज़रूरत है सबसे पहले। बिफोर एनी कैंडिडेट डिसाइड्स टू टेक द एग्ज़ाम और सेट द एग्ज़ाम, उसे चाहिए कि वो इंग्लिश के ऊपर काम करे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड जो होता है, पीपल कम फ्रॉम साइंसेज, मेडिकल, उर्दू मीडियम, उन्होंने कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया होता, कभी अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस नहीं किए होते। दे क्रैम, दे स्टडी 3-4 डिफरेंट बुक्स, उसी में से पेपर आता है, उसी को लिखते हैं, मार्क्स ले लेते हैं। CSS इज एंटायरली डिफरेंट। क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे, लेकिन CSS में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इट्स एन ओपिनियन बेस्ड एग्जाम। ये चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है CSS में और बाकी पेपर्स में। यहाँ पर हर पेपर में, चाहे वो कंपलसरी है चाहे ऑप्शनल है, उसमें आपके ओपिनियन पूछे जाते हैं। ठीक है। और अनलेस यू आर वेरी क्लियर अबाउट द टॉपिक, यू हैव वेरी गुड राइटिंग स्किल्स, आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। इन चीज़ों के साथ आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है आपको इंग्लिश पे। जो भी कैंडिडेट, जो भी एस्पायरेंट्स इस वक्त CSS का एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के ऊपर। उसके लिए आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, गो टू अ गुड प्रोफेसर, गो टू एन एकेडमिक जो कि who's been teaching for CSS for the last 10 to 15 years, who has a good experience. ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि और मोस्टली देखा भी ये जाता है कि इंग्लिश के पेपर में मार्क्स जो है वो आपको या तो ले बैठते हैं या आप उसको क्लियर नहीं कर पाते हो। मतलब उसमें आपको जो है वो फोकस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर कैसे, कोई आइडियाज़ तो नहीं पुट इन कर सकता ना, तो फिर तो ये बिल्ट इन नेचर सॉर्ट ऑफ अ थिंग हुई कि अगर आपके पास राइटिंग स्किल्स हैं, आपके पास आइडियाज़ हैं, देन यू शुड गो फॉर CSS. Yes, exactly. But you can build your ideas, you can work on your English. So it's not like that कि आपकी कोई inborn skill है या inbuilt कोई चीज़ है जिससे के थ्रू आप कहते हैं कि I'm a born officer, I should take CSS. आपको इंग्लिश के ऊपर वर्क करना है, आपको लैंग्वेज के ऊपर वर्क करना है, आपको अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर वर्क करना है, और आपको आइडियाज़ के ऊपर, अपने ओपिनियंस के ऊपर वर्क करना है। सही। ये दो चीज़ें अगर हम CSS को बाइफरकेट करें तो हम देखेंगे कि दो चीज़ें हैं। एक आपकी लैंग्वेज की फ्लुएंसी है, ये लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज एक्सप्रेशन है, और दूसरे आपके आइडियाज़ हैं। ये इन दो चीज़ों के अगर आप काम करते हैं इन एवरी सब्जेक्ट, इन इंग्लिश, इन पाकिस्तान अफेयर्स, इन इस्लामियात या अपने ऑप्शनल में भी, तो यू गेट मोर मार्क्स देन अदर्स। एवरेज आप इंक्रीज़ करते हैं। यही मैंने किया था कि मेरा इस साल एवरेज स्कोर हर सब्जेक्ट में ज़्यादा है। तो ये आपको 2011 वाले अटेम्प्ट में पता था या जो इस दफ़ा अटेम्प्ट किया उसमें? इसमें सबसे पिक्यूलियर बात यह है कि I didn't tell my parents. Only my mother knew. Nobody in my family. आपने किसी को नहीं बताया? Second attempt में मेरी मदर के अलावा किसी को घर में नहीं पता था कि I've taken the exam. अच्छा। So मेरे ऊपर वो प्रेशर नहीं था जो एक फैमिली का या एक एक्सपेक्टेशंस का जो एक सोशल बिल्कुल प्रेशर डाला जाता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। You must know कि whenever a person decides to take CSS, तो एक फैमिली का और एक एक्सटेंडेड फैमिली का प्रेशर उसके ऊपर आ जाता है। तो ये प्रेशर मेरे ऊपर नहीं था। I was professional. I was working in I was already a civil servant. तो वो एंजाइटी, वो प्रेशर मेरे ऊपर नहीं था जो कि एक फर्स्ट टाइमर के ऊपर होता है। और एक वो डर भी तो होता है कि पता नहीं मैं क्लियर कर सकूंगा या नहीं, पता नहीं किस तरह का, मतलब आप यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन दैट फील्ड, सो वो एक डर नहीं था। मतलब यू जस्ट डूइंग इट फॉर टू गेट अ स्टेप अहेड। आई थिंक वो उसमें इतनी ज़्यादा वो टेंशन नहीं होती है। दैट्स अ गुड आइडिया। ये होना चाहिए वैसे। जो नए लोग जिनको लगता है कि वो सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब ये एक नया कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली तो लोग ये नहीं करते हैं। नहीं, a lot of people do it. अच्छा। But it's not necessary that if you take the exam again you will pass. It's very uncertain. And if you fail it? If you fail it, nothing happens. It doesn't matter. सही। So फिर सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी 30 डेज में हुई? Yeah, actually I started preparation along with my job. लेकिन वो इट वाज अ फुल टाइम जॉब, 9 to 5 जॉब थी, एंड आई यूज्ड टू गेट 2-3 आवर्स अ डे। लेकिन फिर आई गॉट 30 डेज ऑफ। उसमें मुझे पता था कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें रेलिवेंट हैं। आई वर्कड ऑन देम, आई रियली वर्कड हार्ड ऑन देम। ये नहीं है कि मैंने वो 30 डेज में आई स्टडीड फॉर 3-4 आवर्स। आई स्टडीड फॉर 14 to 15 to even 16 आवर्स। बहुत ही कंसनट्रेटेड स्टडी थी मेरी, रेलिवेंट। अच्छा। मैं यही बाकी जो भी एस्पायरेंट्स मुझसे पूछते हैं उनको मैं यही बताता हूँ कि रेलेवेंस इज़ द की, इंग्लिश लैंग्वेज, एंड सेकंड इज़ द रेलेवेंस। वो आपके आइडियाज़ की, ओपिनियंस की होनी चाहिए। और वो जो एक्स्ट्रा शीट्स वाला कॉन्सेप्ट हमारी एकेडमिक्स में होता है, जब भी आप एकेडमिक डिग्री ले रहे होते हैं कि जितने मैं शीट्स लगाऊंगा उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे।
मैंने एक भी एक्स्ट्रा शीट नहीं लगाई। मेरे जो पेजेस थे आखिर में ब्लैंक जाते थे। और मेरा ख्याल है यही वो चीज़ थी जिसने मुझे डिस्टिंग्विश किया फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स कि आई वाज वेरी रेलेवेंट, आई वाज टू द पॉइंट, आई वाज प्रिसाइज। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि इन डिटेल जो है वो आप ज़्यादा शायद एक्सप्लेन कर सकते हो, बट आई थिंक यू राइट। मतलब आप अगर प्रिसाइजली अपने आइडिया को प्रेजेंट कर दे तो किसी को क्या पड़ी है कि वो 3-3 सफ़े जो है वो बैठ के पढ़े। The examiner is asking your opinion on a certain thing. तो instead of going in details in historical background and perspective, आप उसको बताएं what your opinion is. आपका opinion क्या है गवर्नेंस के ऊपर, आपका opinion क्या है करप्शन के ऊपर, आपका opinion क्या है पाक चाइना रिलेशंस के ऊपर। तो you should focus on your opinion, you should focus on what's asked in the question in the paper rather than what you know. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट जो है वो आपने शेयर किया है, एंड आई थिंक इस चीज़ को अगर आप अडॉप्ट कर लें तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। और सिर्फ सीएसएस में नहीं, बाकी एग्जाम्स में भी अगर आप इस चीज़ को फोकस करें तो कुछ ना कुछ बेहतरी आती है। लेकिन यहाँ पे हमारा सिस्टम जो है ना उसका आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इस पर नाज़रीन हम मज़ीद बात भी करेंगे। कोई एग्जाम्पल भी मैं सुनूंगी ज़रूर कि कोई एक क्वेश्चन आया हो और उसका किस तरह से प्रिसाइजली जवाब दिया जाता है, कैसे जो है वो तैयारी में फोकस रखा जाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस भी हमारे इर्द गिर्द तो बहुत ज़्यादा हैं। इस पर बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस साल सीएसएस में टॉप किया है। अच्छा उस्मान साहब, एक चीज़ जो मैं जानना चाह रही थी कि लोगों में एक डर है, मतलब सीएसएस अटेम्प्ट करते हुए लोग कर भी सकते हैं, कुछ लोगों के पास बहुत अच्छा नॉलेज होता है, पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, लेकिन उनको लगता है कि पता नहीं इसमें क्या हो जाएगा। सो ये एक कॉन्सेप्ट जो हमारी सोसाइटी में है, ये कैसे क्लियर हो सकता है? देखें, सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सीएसएस है वो एक ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स उठा के देखें तो उसमें जो कोर्स है वो एक जो ग्रेजुएशन 2 ईयर की जो ग्रेजुएशन होती है उसका कोर्स होता है। इट्स नॉट वेरी ब्रॉड। वो कोई आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज़ नहीं चाहिए होते। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, और उस पर आपके ओपिनियंस या उस पर आपकी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। लोग शायद मिसगाइड हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सीएसएस में कि यू टेक द पास्ट पेपर्स, कि जो पिछले 10 साल के पेपर्स आए हैं उस सब्जेक्ट के, आप उनको देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका जो डायमीटर है इस सब्जेक्ट का या इसकी जो लिमिट्स हैं वो कितनी हैं। ठीक है, उससे काफ़ी चीज़ें फ़िल्टर हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि मैंने सीएसएस का सारा सब कोर्स कवर करना है तो इट टेक एजेस, वो कभी कवर नहीं होगा। आपको ये देखना है कि क्या चीज़ें रेलेवेंट हैं। कोर्स आउटलाइन तो है नहीं, कोर्स आउटलाइन होती है लेकिन दैट इज़ वेरी ब्रॉड। एक 100 मार्क्स का जो पेपर है वो उसमें 2 साल की ग्रेजुएशन होती है किसी यूनिवर्सिटी में। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको ये देखना है कि उसमें से रेलेवेंट क्या है, सीएसएस में पिछले 10 साल में क्या पूछा गया है, उसके ऊपर आपको वर्क करना है। फिर पहले आप डिफाइन करते हैं, उसके बाद आपको ये देखना है कि मुझे इसमें रेलेवेंट मटेरियल लेके आना है। लोग ये करते हैं कि सब स्टैंडर्ड शायद बुक्स पढ़ते हैं या थोड़ी रिसर्च नहीं करते। सीएसएस में थोड़ी रिसर्च की ज़रूरत है। यू हैव टू फॉर्मुलेट योर ओन आइडियाज़। आपको इंटरनेट से, आपको एकेडमिक जर्नल से, आपको डिफरेंट बुक्स से उन टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बनाने हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग, एक आइडिया लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बुक ली और उसमें जो 6 सफ़े लिखे हुए हैं वो 6 के 6 आपने रट्टा मार दिया। ऑब्वियसली इस तरह से तो नहीं होता। आपको अगर आप करेंगे बिल्कुल तो आपका स्कोर जो है वो कम आएगा एज कम्पेयर टू इफ़ यू पुट इन एन एफर्ट जिसमें आप वेरिड सोर्सेज से मटेरियल लेते हैं और आपके आइडियाज़ जो हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, तो ऑब्वियसली आपका स्कोर जो है बाकियों से एवरेज उसका ज़्यादा होगा। तो आई मस्ट से कि लोगों को एक दफ़ा पहले कोर्स आउटलाइन देखनी चाहिए सीएसएस की क्या है, पास्ट पेपर्स में क्या क्या पूछा गया उन सब्जेक्ट्स में, उनको अपनी इंग्लिश के ऊपर वर्क करना चाहिए और उनको हर टॉपिक के ऊपर खुद रिसर्च करनी चाहिए। क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली डिग्रीज़ या हमारे जो एकेडमिक कोर्सेज हैं वो हमें रिसर्च नहीं सिखाते हैं। और बिकॉज दिस इज़, इसमें सोशल साइंसेज हैं ज़्यादातर, बिल्कुल लिबरल आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज हैं, तो हमें रिसर्च अगर हम करेंगे, हम रेलेवेंट मटेरियल पढ़ेंगे, उसमें से क्वालिटी मटेरियल पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारा स्कोर भी ज़्यादा होगा। सही। अगर आप कोई एग्जांपल देना चाहें अपने इस दफ़ा के अटेम्प्ट में, कोई एक क्वेश्चन हो और उसका आंसर किस तरह से होना चाहिए, अगर इस तरह से हम एग्जाम्पल्स के साथ बात करें। उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैंने इस बार ज़्यादातर जो स्टडी की है मैंने बुक से नहीं की, मैंने इंटरनेट से की है। इंटरनेट पे स्कॉलरली आर्टिकल्स गूगल पे अवेलेबल होते हैं, जे स्टोर पे अवेलेबल हैं, डिफरेंट एकेडमिक जर्नल्स हैं ऑनलाइन जो अवेलेबल हैं। वहाँ से रेलेवेंट टॉपिक्स पे सीएसएस पे बेहतर है कि अगर आप टॉपिक वाइज स्टडी करें। पाकिस्तान अफेयर्स में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, पाकिस्तान चाइना रिलेशन है या न्यूक्लियर इशू ऑफ पाकिस्तान है या न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान है। तो इंस्टेड ऑफ कंसल्टिंग अ बुक जो कि जर्नल सीएसएस पर्पस के लिए लिखी गई है, जो यूजली सब स्टैंडर्ड होती हैं, आप इंटरनेट पे कोई अच्छा आर्टिकल फ्रॉम ऑफ अ वेरी गुड रिसर्चर
पढ़ सकते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का, उससे आपको आइडियाज़ मिलेंगे, उससे आप अपने आप को अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकेंगे। इसी तरह ही इस पर ऐसे में जो टॉपिक मैंने अटेम्प्ट किया था, दैट वाज आई डोंट एग्री विद व्हाट यू से बट आई डिफेंड टिल डेथ योर राइट टू से इट। ये वॉल्टेयर की कोटेशन है, ये बेसिकली ह्यूमनिज्म की बेसिस है। तो ये टॉपिक था जी, ये ऐसे का टॉपिक था। तो इस पे आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम देना है कि ये टॉपिक है क्या, मतलब ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, स्टार्ट कहाँ से होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ कहाँ पर हैं, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किस तरह इसको सपोर्ट करता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। मेरे ख्याल से ये टू मच वो नहीं होता कि आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। दैट्स अमेजिंग एंड इफ़ यू नो दिस आर्ट सो ऑब्वियसली मतलब आपने बिल्कुल सही टॉप किया है और आपको करना चाहिए था, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अक्सर लोग पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं। सॉरी मैं इतना इम्प्रेस हो गई थी कि मुझे बीच में आपकी बात काटना पड़ी। कंटिन्यू। नो इश्यूज। तो आपको जो टॉपिक है उसको प्रॉपर वे में लेके चलना पड़ता है, सीक्वेंस ऑफ थॉट्स होने चाहिए। प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर आप देखते हैं कि उसमें लिमिटेशंस कहाँ पर आ रही हैं, फिर आप देखते हैं कि उसमें प्रेजेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, फिर आप अपना सोल्यूशन या अपनी जो सजेशंस देते हैं। और CSS में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरा ख्याल है एग्जामिनर फोकस करता है वो आपकी सजेशंस होती हैं, क्योंकि दैट इज़ योर एप्लीकेबिलिटी, योर एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के उसको बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम सबको पता है, डेवलपमेंट सबको पता है, लेकिन उसका सोल्यूशन जो हाउ पार्ट है कि उसकी इफेक्टिवनेस वो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आप किसी CSS की बुक से क्रैम करेंगे तो आपका और थाउजेंड्स ऑफ अदर कैंडिडेट्स का आंसर सेम होगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर बिल्कुल आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, अपने आइडियाज फॉर्मुलेट करेंगे, तो उस दर आप डिफरेंशिएट करेंगे और आप अपना जो स्कोर है उसको इंक्रीज करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन, ये एकेडमिक डिग्री नहीं है, यू हैव टू स्कोर मोर। और इफ़ यू आर फ्रॉम पंजाब, क्योंकि इट्स अ कोटा बेस्ड एग्जाम, तो आपको ज़्यादा स्कोर करना है, आपका जी ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आप 110 में जो मेरिट नंबर पे एलोकेशंस खत्म हो जाती हैं, तो यू हैव टू फाइट फॉर ईच एंड एवरी नंबर। आपको हर सब्जेक्ट में, हर क्वेश्चन में फाइट करना है टू गेट मोर स्कोर। सही सही। सो आपने मतलब फर्स्ट टाइम एकेडमी ज्वाइन की जब आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था? आई स्टडीड फ्रॉम अ प्रोफेसर, इंग्लिश मैंने एक प्रोफेसर साहब से पढ़ी, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर थे डॉक्टर शिफाज यार। अच्छा। और ऐसे और करंट अफेयर्स मैंने एक मेरे सीनियर हैं इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ही राना इमरान, उनसे पढ़ी थी। अच्छा। तो मैंने बेसिकली इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अकेडमीज, मैंने जो रिसोर्स पर्सन है, जिन चीज़ों पर मुझे वर्क करने की ज़रूरत थी, मैंने उनसे पढ़ा। तो हाउएवर इन द सेकंड अटेम्प्ट मैंने एकेडमी उसने ज्वाइन नहीं की, क्योंकि आई न्यू कि CSS है क्या, करते कैसे हैं, आई वाज मोर मैच्योर, मेरे पे वो फैमिली प्रेशर्स नहीं थे, तो आई परफॉर्म्ड बेटर। बिल्कुल। एंड यू वर ऑलरेडी अ ब्यूरोक्रेट, सो ऑब्वियसली यू न्यू दैट कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें जो है वो अटेम्प्ट करनी है, और डेफिनेटली इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं इतना मुश्किल भी नहीं है इफ़ यू फोकस ऑन द राइट डायरेक्शन, ऑन द राइट साइड। अच्छा, CSS के बाद जो सर्विसेज एकेडमी है उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? इट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, क्योंकि वहाँ पर यू गेट टू मीट डिफरेंट पीपल फ्रॉम वेरियस डिफरेंट बैकग्राउंड्स। एंड यू गॉट दिस एक्सपीरियंस ट्वाइस? अभी मैंने एकेडमी दोबारा ज्वाइन करनी है। अच्छा, आई एम स्टिल सर्विंग इन IRS। नवंबर में मेरी एकेडमी स्टार्ट होगी, तो आई विल गेट टू हैव दैट एक्सपीरियंस अगेन। अच्छा, मतलब उसको दोबारा से भी आपने उसमें जाना है और फिर वो एक्सपीरियंस करना है। बिल्कुल। और क्योंकि पूरे पाकिस्तान, इट्स अ कोटा बेस्ड एग्जाम, पूरे पाकिस्तान से फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान पीपल कम, और आपका इंटरेक्शन होता है, यू गेट टू नो पीपल, डिफरेंट आइडियाज़, उनके कल्चर्स, आप उनसे एक आपकी नेटवर्किंग होती है। और 12 डिफरेंट जो ऑक्यूपेशन सर्विसेज हैं उसमें आप लोगों को जानते हैं। कल को आप जब मूव करते हैं गवर्नमेंट में, तो आपकी एक फैमिली होती है, वो जो कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है या आपका जो बैच होता है वो आपकी फैमिली होती है, वो आपकी एक आइडेंटिटी होती है। और आप जो है आपके जितने भी जो प्रोफेशनल काम है वो चलता रहता है, आपके लिंक्स होते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, बिल्कुल सही। सो व्हिच इज़ वेरी हेल्पफुल। और मेरे ख्याल से वो बाद में जब वो उस कॉमन के लोग जहाँ जहाँ भी काम कर रहे होते हैं, बट यू स्टिल रिमेन्स बैचमेट्स, और वो चीज़ें जो है वो सारी ज़िंदगी याद रहती हैं। सो आप इन बैचमेट्स को जहाँ पे अभी आप करंटली काम कर रहे हैं, इनको मिस करेंगे आप ऑब्वियसली, बट आपका लेकिन बड़ा एक्सपोजर हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी वहीं पर हैं, आप भी वहीं पर होगे। अच्छा, अभी जब आपने दूसरी दफ़ा अटेम्प्ट किया, इंटरव्यू हुआ, और जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में क्या चीज़ चेक की जाती है, उसके हवाले से अगर हम थोड़ा सा गाइड कर सकें। बहुत डिफरेंट सर। पहले इंटरव्यू में आई वाजंट वेरी कॉन्फिडेंट,
आप देखें एक ग्रेजुएट है आउट ऑफ कॉलेज, उसने एग्ज़ाम लिए है, उसके पास वो मैच्योरिटी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो वर्ल्ड व्यू नहीं है, उसके वो डेवलप्ड आइडियाज़ नहीं है, लेकिन फील्ड में काम करते हैं, यू आर डेली वर्किंग विद ग्रेड 20, 21, 22 ऑफिसर्स, तो वो एक ऑरा जो है सीनियर्स का, और वो जो मीटिंग्स हैं या एक प्रेशर है, वो यू आर पासिंग थ्रू प्रेशर एवरी डे, तो वो चीज़ें नहीं होती। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो। वेरी रिलैक्स, काम एंड कंपोज्ड। आई रिमेंबर चेयरमैन आस्क्ड मी कि हाउ डू यू कंपेयर दिस इंटरव्यू विद द लास्ट इंटरव्यू। मैंने कहा सर लास्ट इंटरव्यू में आई वाज अ ग्रेजुएट, जो भी मैंने बात की है, लेकिन इस इंटरव्यू में मतलब 3 years ऑफ फील्ड सर्विस ऑफ IRS हैज़ टॉट मी अ लॉट। आई एम मेच्योर, आई एम काम एंड कॉन्फिडेंट, और मेरे आइडियाज़ डेवलप्ड हैं, और आई एम एट ईज़। एंड ऑब्वियसली आपको पता होगा कि फिर चीज़ें किस तरह से चलती हैं, काम कैसे होता है, किस तरह से पूरा ब्यूरोक्रेसी का एक सिनेरियो है, क्योंकि आपको आप रियल जितना लाइफ मर्जी सुन लो, आप जब तक उसको फील नहीं करोगे आपको वो एक एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि इन द इंटरव्यू आई वाज स्पीकिंग फ्रॉम अ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। वो मुझसे मेरी सर्विस के बारे में या डिफरेंट जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में उसके बारे में पूछ रहे थे, तो आई न्यू देम। तो वो सारी उन प्रोसेस से मैं खुद भी गुजरा था, उनमें मैं वर्क कर रहा था, तो जो रियलिटी है, जो एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, दैट इज द रियल टीचर। दैट इज द रियल टीचर। बिल्कुल सही कहा आपने। एक एंड पे मैसेज जो आप देना चाहें उन लोगों को जो अटेम्प्ट करना चाहते हैं CSS, या कोई एक प्रिसाइज सा मैसेज जो आप देना चाहें? आई वुड से कि वर्क ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड ऑन इंग्लिश। सेकेंडली, बी रेलिवेंट एंड प्रिसाइज, डोंट फिल शीट्स, डोंट फिल पेजेस, राइट क्वालिटी रेलिवेंट मटेरियल। ये 2 चीज़ें वो हैं। और थर्ड, डू रिसर्च, डू क्वालिटी रिसर्च, स्टडी एकेडमिक जर्नल्स, जो रेलिवेंट मटेरियल है वो पढ़ें, इंस्टेड ऑफ कि आप एक बुक लें उसको क्रैम करें। सो दीज आर द 3 थिंग्स व्हिच आई वुड सजेस्ट। वेल, थैंक यू सो मच, and I think it was an honor interviewing you, because you know हर साल कोई ना कोई CSS टॉप ज़रूर करता है obviously, so I get to interview you, और उस आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि लोगों ने आपसे I'm sure आज की इस इंफॉर्मेशन के बाद बहुत कुछ सीखा होगा। Thank you very much so much.